जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में भारत की जलवायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर चर्चा की थी। उसमें हमने जलवायु के अर्थ को देखा, मौसम के अर्थ को देखा, मानसून के अर्थ को देखा और मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे इनकी हमने चर्चाएं कर ली थी। जैसा कि मानसून उत्पत्ति का जो तापीय सिद्धांत है ये डडले स्टैम्प ने दिया। अल नीनो सिद्धांत की अगर हम बात करें तो गिलबर्ट महोदय ने दे दिया था। अब भारत की जो जलवायु है, इस भारतीय जलवायु में जो विभिन्न परिस्थितियां मानसून को लेके बनती हैं, यहाँ पर आ जाता है कि भी जो मानसून भारत में आता है, इस मानसून का जो समय है वो कितना है और मानसून किन किन स्थितियों में रहता है। तो कुछ समय ऐसा है जिसे हम मानसून पूर्व की स्थिति कहते हैं, मानसून पूर्व का समय कहा जाता है। देखिएगा, मानसून से पहले, मानसून आने से पहले यानी भारत में जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है लगभग मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक, ये जो समय है ये ग्रीष्म काल का समय है और उत्तर भारत में तापमान की अधिकता के कारण वायुदाब कम हो जाता है और पवनों का जो परिसंचरण है वो स्थलीय भाग से और जलीय भाग से होता रहता है। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि तापमान की अधिकता से वायुदाब निम्न हो जाता है, निम्न वायुदाब विकसित होता है और इसी के फलस्वरूप तेज हवाएं और आंधियां चलती हैं। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, तेज हवाएं और आंधियां चलती हैं। उत्तर भारत में चलने वाली ये जो धूल भरी आंधियां होती हैं, जो चक्रवाती रूप में पवन का प्रवाह होता है, छोटे छोटे जो भ्रमर बनते हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में दोस्तों भभूलिया भी कहा जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने कि जब रबी की फसल की कटाई कर रहे होते हैं, तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। ये जो अप्रैल के आसपास का समय है, मार्च अंतिम और अप्रैल के आसपास का जो समय होता है, यहाँ पर भभूलिया जो हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, अब जो पवन का वेग है ये समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता है, क्योंकि स्थल पर निम्न वायुदाब है और सागर की ओर उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन का प्रवाह होता है, जिसे हम प्री मानसून के रूप में पढ़ लेते हैं। दूसरा आता है मानसून काल, और मानसून काल जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का समय है। मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक भारत में अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये भारत में दो रूपों में वर्षा करता है, एक तो अरब सागरीय शाखा के रूप में और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में। चर्चा करते हैं भी आगे इसकी। उसके बाद देखें तो देखो, एक समय होता है जिसे हम लौटता मानसून का समय कहते हैं। यह मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, मानसून का पुनः लौटना। और ये जो मानसून का पुनः लौटने का समय है, अच्छा प्रश्न है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल कब आता है, तो भाई लगभग जो है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का जो समय है, इसे हम मानसून का लौटता समय या प्रत्यावर्तित मानसून का समय कह देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो जो भारतीय मौसम विभाग है, इस भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु परिस्थितियों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है। और ये जो जलवायु की परिस्थितियां हैं, इनमें हम एक तो दक्षिण पश्चिम यानी कि ग्रीष्मकाल वाले मानसून की बात करेंगे और दूसरा आ जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून जो कि शीतकाल में आ जाता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसके अंतर्गत देखें तो 2 ऋतुएं आती हैं, एक तो आ जाती है भाई वर्षा ऋतु और एक आ जाती है शरद ऋतु। वर्षा ऋतु के समय की अगर हम बात करते हैं तो यह मध्य जून से प्रारंभ होता है और मध्य सितंबर तक चलता है, अभी बात कर ही ली हमने। शरद ऋतु की अगर हम बात करें तो यह मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक न तो अधिक तापमान और न ही न्यूनतम तापमान, जो सामान्य मौसम रहता है, ये शरद ऋतु का आ जाता है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी जो शीतकालीन मानसून है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आता है, तो इसका एक तो आ जाती है शीत ऋतु का समय, और शीत ऋतु जो है वो लगभग मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहती है। दिसंबर से फरवरी तक का जो समय है वो बहुत ही कम तापमान यानी कि शीत ऋतु का प्रभाव
दिखाई देता है। और अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो ये ग्रीष्मकाल मार्च से लेकर मध्य जून तक रहता है, और जून के बाद में देखेंगे तो अपने यहाँ पर वर्षा का आगमन हो जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल तट से मानसूनी पवनें टकरा जाती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में आगमन हो जाता है, और अचानक होने वाले इस आगमन को मानसून का प्रस्फुटन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अब अगर हम भारत की इन ऋतुओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय हमने देखा कि दिसंबर से फरवरी तक का होता है। ठीक है, और इस ऋतु में सूर्य का पूर्णतः दक्षिणायन होता है। सूर्य का पूर्णतः दक्षिणायन होता है, यानी हम बात कर रहे हैं कि सूर्य की जो लंबवत स्थिति है ये कहाँ पहुँच जाती है, दिसंबर महीने में मकर रेखा तक पहुँच जाती है। 22 दिसंबर के आसपास जो सूर्य है वो इस मकर रेखा पर रहता है। और जो भारत है ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अगर हम स्थिति देखें तो भारत यहाँ है, तो यहाँ से सूर्य की जो तिरछी किरणें हैं वो आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु में सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, उत्तर भारत में तापमान की कमी हो जाती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवन है, उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवन है इसका प्रवेश हो जाता है, जो स्थल से आने के कारण शुष्क रहती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन क्यों आएंगी, क्योंकि उत्तर भारत में हमने देखा यहाँ से तापमान न्यूनतम है, तापमान न्यूनतम है तो यहाँ से वायुदाब बढ़ जाएगा, और वायुदाब जब बढ़ेगा तो इस निम्न वायुदाब की पेटी की ओर पवन का प्रवाह होगा। इस निम्न वायुदाब की पेटी की ओर पवन का प्रवाह होगा, और इसी पवन प्रवाह को यहाँ पर किस नाम से जाना गया है भाई, इसको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। व्यापारिक पवनें जो हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से, व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से विश्वोत्तरी की निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु जो तट है वो इन पवनों से वर्षा प्राप्त करता है। इन पवनों से, कौन सी पवनों से भाई, अभी हम जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है इनकी बात कर रहे थे। इन पवनों से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा आ जाता है, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र आ जाता है। और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है ये ग्रीष्मकालीन वर्षा से, ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, इस मानसून से तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में रहता है। लेकिन ये जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें आती हैं जिनको हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में देखते हैं, ये तमिलनाडु के इस तटीय भाग पर वर्षा कर देती हैं। और इस तटीय भाग को कहा जाता है भाई कोरोमंडल तट। भारत का कौन सा तट लौटते मानसून से, भारत का कौन सा तट है, ये शीतकालीन मानसून से भारत का कौन सा तट है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा तट हो जाता है भाई, कोरोमंडल तट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें तो यहाँ भारत के उत्तर पश्चिम भाग से पश्चिमी विक्षोभ पवन का प्रवेश हो जाता है। भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है, इस उत्तर पश्चिम भाग से कौन सी पवनें आ जाती हैं, तो यहाँ से आ जाती हैं भाई उत्तर पश्चिम जो भाग हम देखेंगे भारत का, इस उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ पवन का प्रवेश हो जाता है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये शीतकालीन वर्षा करती हैं भाई। और उत्तर भारत में ये जो शीतकालीन वर्षा है किन पवनों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ पवनों से। इन पवनों से जो शीतकालीन वर्षा हो जाती है इस वर्षा को कहा जाता है भाई मावट। क्या कहेंगे, इस वर्षा को हम कह देंगे मावट। तो उत्तर भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है इस वर्षा को कहते हैं मावट। और मावट क्यों होती है, क्योंकि भारत में पश्चिमी भाग से पश्चिमी विक्षोभ पवनें आ जाती हैं। तो हमने कहा इनसे होने वाली वर्षा है मावट। और ये जो मावट हैं ये कहलाती हैं भाई स्वर्ण बूंदे। और किसके लिए कहलाती हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि रबी की जो फसल है इस रबी की फसल के लिए ये मावट वर्षा स्वर्ण बूंदों का कार्य कर देती हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगली ऋतु आ जाती है भाई ग्रीष्म ऋतु। और इस ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, ग्रीष्म ऋतु के समय की अगर हम बात करें तो लगभग मार्च से मई तक, क्योंकि जून के प्रथम सप्ताह में भारत में दक्षिण भारत का जो केरल तट है मानसून का प्रवेश हो जाता है भाई। सूर्य का उत्तरायण होता है, ये जो समय है ये सूर्य का उत्तरायण का समय होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करके अब कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता रहता है। ठीक,
यहाँ बात करें तो उत्तर भारत में तापमान की अधिकता हो जाती है और तापमान की इस अधिकता के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण हो जाता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जिन भागों में तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम हो जाता है और जिन भागों में तापमान कम होता है वहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तापमान जो है वो बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण जो पश्चिमी सिंध प्रांत से आने वाली ग्रीष्म काल में आने वाली जो पवनें थी इनको हमने लू पढ़ा था। ठीक है, पश्चिमी सिंध प्रांत से आने वाली गर्म और शुष्क पवनें लू कहलाती हैं और इनका जो प्रभाव है ये संपूर्ण उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है, जिनके अंतर्गत राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब के कुछ भाग हैं और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है यहाँ तक लू का प्रभाव देखने को मिलता है। भाई हिंद महासागरीय क्षेत्र से देखें तो यहाँ से हिंद महासागरीय क्षेत्र से आर्द्रता युक्त पवनें जो हैं ये तटीय क्षेत्रों में वर्षा कर देती हैं। भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के ये जो तटीय क्षेत्र हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही मानसूनी पवनें आती हैं, आती क्यों है? क्योंकि उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है, तो इस निम्न वायुदाब का स्थान लेने के लिए ये समुद्री पवनें आती हैं और इन समुद्री पवनों के द्वारा तटीय क्षेत्र में वर्षा कर दी जाती है और इस वर्षा को मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। इस वर्षा को क्या कहेंगे? मानसून पूर्व की वर्षा कहेंगे, प्री मानसून कह देंगे। अब ये जो प्री मानसून है, इस प्री मानसून को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो प्री मानसून पवनें आ रही हैं, इन प्री मानसून पवनों को देखें तो कहीं पर इनको कहते हैं भाई आम्र वर्षा। आम्र वर्षा आम को पकने में सहायक होती हैं और पके हुए जो आम हैं ये जो तेज हवाएं चलती हैं इनके कारण से नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो जो केरल और तटीय जो क्षेत्र है कर्नाटक के, यहाँ पर इनको कहा जाता है आम्र वर्षा। अगर केरल के निकटवर्ती भागों की हम बात करें तो जहाँ कहवा कर्नाटक का दक्षिणी भाग और केरल के तटीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहवा की कृषि की जाती है और इन तेज हवाओं के कारण ये जो कहवा के पुष्प हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, तो यहाँ इनको कहा जाता है फूलों की बौछार। फूलों की बौछार यानी कि चेरी ब्लॉसम, यहाँ कहेंगे इनको चेरी ब्लॉसम। ठीक है, उसके बाद में देखें तो भी पश्चिमी बंगाल और असम के कुछ भागों में देखें तो इस वर्षा को कहा जाता है, प्री मानसून जो आ रहा है इसको कहा जाता है काल वैसाखी। वैसाख महीने के आसपास यह वर्षा होती है, इसीलिए इसको यहाँ पर काल वैसाखी कहते हैं। अगर असम की बात करें तो इसको कहा जाता है बारदोली छेड़ा। क्या कहेंगे भाई? असम में इसको कह दिया जाता है बारदोली छेड़ा। और एक हम बात कर रहे थे भाई लू की, कि लू क्या है? उत्तर पश्चिम भाग में अगर देखें भारत के ग्रीष्म काल में जो चलने वाली शुष्क पवन है, अधिक तापमान वाली जो पीड़ादायक पवन है, इसको हम क्या कह रहे हैं भाई? लू कह देते हैं। तो ग्रीष्म काल के दौरान आने वाले ये कुछ तूफान हो जाते हैं, तेज हवाओं का जो प्रवाह होता है, ठीक है, इनको क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके पश्चात अगर देखें तो देखो ग्रीष्म ऋतु के बाद भारत में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और वर्षा ऋतु का जो समय है ये आ जाता है भाई जून से सितंबर तक। समय कितना है? तो भाई जून से सितंबर तक भारत में वर्षा ऋतु का समय है। उत्तर के विशाल मैदान में तापमान तो बढ़ गया था और इस तापमान बढ़ने से वायुदाब जो है वो निम्न हो गया था और इसी निम्न वायुदाब ने अब समुद्री पवनों को आकर्षित कर लिया, यानी कि जो निम्न दाब है ये हिंद महासागर से आने वाली जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, हमने बात की थी कि व्यापारिक पवनें कौन सी हैं? जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है, अक्षांशीय क्षेत्र, ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर पवन का प्रवाह होता है। इन पवनों को व्यापारिक पवन कहते हैं। और जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इस विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर आती हैं, ठीक है, तो
ग्रीष्म काल में ये निम्न वायुदाब की पेटी कर्क रेखा के निकट रहती है। तो अब ये जो निम्न वायुदाब की पेटी कर्क रेखा पर आ गई, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में इस निम्न वायुदाब पेटी तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और इन पवनों की दिशा में विक्षेपण होता है। फेरल महोदय ने बताया कि भाई उत्तरी गोलार्ध की सभी पवनें अपने दाईं ओर विक्षेपित होती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध की ये जो पवन है ये जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती हैं ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और जैसे ही दाईं ओर मुड़ती हैं तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, इस प्रायद्वीपीय भाग के ये दक्षिण पश्चिम से आती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कहाँ से आ जाती हैं? दक्षिण पश्चिम से आ जाती हैं, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में ये प्रवेश करती हैं, कोरियोलिस बल के कारण, कौन से बल के कारण भाई? इस कोरियोलिस बल के कारण इन पवनों का विक्षेपण किस ओर हो जाता है? तो सर पवनों का जो विक्षेपण है ये विक्षेपण होता है भाई दाईं ओर। किस ओर हो जाता है? दाईं ओर हो जाता है। और इसी विक्षेपण के कारण हमने देखा कि ये जो पवनें हैं, कौन सी पवनें भाई? दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनें। कौन सी आ जाती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून पवन की उत्पत्ति हो जाती है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये सर्वप्रथम अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं तो ये केरल तट से टकराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ होता है? अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें, जिसके अंतर्गत भारत की मुख्य भूमि और भारत के कुछ द्वीप समूह भी आ जाते हैं भाई। तो इस आधार पर अगर हम संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में इन मानसूनी पवनों की बात करें तो ये जो मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करने वाली हैं ये करती हैं भाई अंडमान निकोबार से। कहाँ से प्रवेश कर जाती हैं? ये अंडमान निकोबार से प्रवेश करती हैं। देखिएगा अंडमान निकोबार जो है ये लगभग 6 डिग्री और 4 मिनट तक फैला हुआ है, और अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो ये 8 डिग्री और 4 मिनट। जैसे ही ये मानसूनी पवनें आती हैं, कौन सी मानसूनी पवनें? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जैसे ही आती हैं तो ये मानसूनी पवनें विषुवत रेखा को पार करने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये पवनें दाईं ओर मुड़ती हैं, और दाईं ओर मुड़ने के कारण सबसे पहले पहुंचती हैं भाई ये अंडमान निकोबार पर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो प्रवेश है ये प्रवेश हो जाता है भाई अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार का भी ग्रेट निकोबार है जहाँ पर ये सबसे पहले प्रवेश करती हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारत की ये जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि पर प्रवेश कहाँ से हो जाता है? तो मुख्य भूमि पर प्रवेश होता है भाई केरल के तट से, और इस केरल तट को कहा जाता है मालाबार तट। इस केरल तट को क्या कहेंगे? इसको कह देंगे मालाबार तट। तो मुख्य भूमि पर मानसून का प्रवेश द्वार मालाबार तट से होता है। संपूर्ण भारत में अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार से हो जाता है भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने बात की कि ये जो मानसूनी पवनें हैं ये मानसूनी पवनें आती हैं, और मानसूनी पवनें जो हैं ये केरल तट से टकराती हैं, और केरल तट से टकराकर ये 2 शाखाओं में विभाजित होती हैं। केरल तट से टकराकर ये कितनी शाखाओं में? तो भाई 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक शाखा तो जो अरब सागर की ओर आती है तो अरब सागरीय शाखा, और दूसरी आ जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर हम बात करें कि वर्षाकालीन आर्द्रता का सर्वाधिक भाग जो है वो किस मानसून शाखा के द्वारा लाया जाता है, तो भारत में जो कुल आर्द्रता है उसका लगभग 65% भाग तो अरब सागरीय मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, और शेष लगभग अगर हम 35% आर्द्रता की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी की मानसून से प्राप्त हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं अरब सागरीय मानसूनी जो पवनें हैं ये भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी बाईं शाखा है। कौन सी शाखा आ जाती है? बाईं शाखा आ जाती है। और यह शाखा जो भारत में प्रवेश करती है तो ये अपनी 3 उप शाखाओं में प्रवेश करती हैं दोस्तों।
3 उपशाखाओं में ये प्रवेश कर जाती हैं। प्रायद्वीपीय जो भारत है यहाँ से तो मानसूनी पवनों का प्रवेश हो जाता है, और इस प्रवेश के बाद अगर देखें तो देखिएगा यहाँ से विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये पश्चिमी घाट है। ये कौन सा है? ये पश्चिमी घाट हमने पढ़ा था, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। अब जो मानसूनी पवने हैं, ये मानसूनी पवने आती हैं भाई अरब सागर की ओर से। तो अरब सागर की ओर से आने वाली जो है इसकी प्रथम शाखा जो है ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर, कहाँ पर वर्षा कर रही है? ये जो पश्चिमी घाट हम देख रहे हैं, इसका ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग पर सर्वाधिक वर्षा करती हैं। लेकिन इस पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसे हम कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। पर्वत के सम्मुख भाग में, पश्चिमी भाग में तो वर्षा अधिक होती है। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन ठीक इसके पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश में अगर पुणे की बात करते हैं तो अपेक्षाकृत वर्षा की मात्रा कम दिखाई देती है। ठीक है, तो पहली शाखा ने तो यहाँ टकराकर वर्षा कर दी। अगर हम बात करते हैं दूसरी शाखा की, अरब सागर की जो दूसरी शाखा है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में छोटा नागपुर पठार तक पहुंच जाती हैं। ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत हैं, इस विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये तो आ जाती है नर्मदा की घाटी, और इसके दक्षिण में आ जाती है भाई ताप्ती की घाटी। तो हमने देखा एक तो नदी है नर्मदा और एक आ जाती है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों में अब मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं। कौन सी मानसूनी पवनें हैं? अरब सागरीय जो शाखा है उसकी दूसरी उपशाखा। ये दूसरी उपशाखा, पहली शाखा ने तटीय भाग पर वर्षा कर दी, और दूसरी जो शाखा है वो इन घाटियों से होकर अब ये पहुंच जाती हैं भाई छोटा नागपुर पठार तक। और छोटा नागपुर पठार पर पार्श्वनाथ पहाड़ियों के आसपास के, पारसनाथ पहाड़ी के आसपास के भागों में देखें तो जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, इससे टकराकर यहाँ पर वर्षा कर देती हैं भाई। अब बात करते हैं कि इसकी जो तीसरी शाखा है, ये तीसरी शाखा कहाँ आती है? तो अरब सागरीय जो मानसून की तीसरी शाखा है ये प्रवेश करती है यहाँ गुजरात से, और गुजरात में सौराष्ट्र से टकराकर अब ये अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाती हैं, और अरावली के समानांतर आगे बढ़कर ये पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में। राजस्थान में इस अरब सागरीय शाखा से वर्षा बहुत ही कम होती है। कारण यह है कि यह मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर गुजर जाती हैं, और दूसरा पश्चिमी सिंध प्रांत से आने वाली जो गर्म और शुष्क पवन लू हैं, ये क्या कर देती हैं भाई? मानसून की आर्द्रता को घटा देती हैं। तो हमने बात की कि ये जो सौराष्ट्र क्षेत्र से प्रायद्वीपीय भाग है यहाँ से और कच्छ से टकराती हैं, और टकराकर आगे जब बढ़ती हैं तो ये अरावली के समानांतर निकल जाती हैं और पंजाब हरियाणा तक आकर ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये शाखा आ रही है भाई इस प्रकार से, और यहाँ से अरब सागरीय शाखा, और ये उत्तरी विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, दोनों शाखाएं मिलकर पश्चिमी हिमालय में और विशेषकर हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर आता है भाई धर्मशाला। अरब सागरीय जो शाखा है इसके द्वारा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला क्षेत्र है ये सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त कर लेता है भाई। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। एक अन्य उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आ जाता है दोस्तों, जहां पर किसानों के द्वारा आत्महत्याएं की गई। कारण यह है कि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम है, और इसीलिए जो कृषक है ये प्रभावित होता है, उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। तो विदर्भ जो है ये भी वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद अगर चलें तो देखो दूसरी जो शाखा आ रही है यह आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी
वर्षा। और ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये भारत के पूर्वी भाग में अगर देखें तो पूर्वी भाग में एक तो आ जाता है बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश और म्यांमार तट, यहाँ से टकराता है भाई, और यहाँ से टकराकर फिर भारत की ओर पश्चिम की ओर ये आ जाता है। और भारत में अगर देखें तो भारत में ये पश्चिमी बंगाल, भारत में किसको प्रभावित करेगा? सबसे पहले पश्चिमी बंगाल को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर पूर्वोत्तर की हम बात करें तो पूर्वोत्तर में देखिएगा ये जो भाग हम देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो भाग है बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ से ये पूरा का पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र आ जाता है। और ये जो पर्वतमाला चली जाती है पूर्वोत्तर में जो भारत और म्यांमार के मध्य है, अराकान योमा पर्वत, ठीक है, तो यहाँ से टकराती हैं भाई। और यहाँ से टकराकर एक जो शाखा है, यहाँ से टकराकर एक शाखा उत्तर पश्चिम निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है। उत्तर पश्चिम निम्न वायुदाब कहाँ बना था? उत्तर पश्चिम निम्न वायुदाब जो है वो हिमालय के दक्षिण में उत्तर के विशाल मैदान में बना था, उत्तर के विशाल मैदान में बना था। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो मानसूनी पवनें हैं, ये जो मानसूनी पवनें हैं, जैसे ही ये मानसूनी पवनें टकराती हैं भाई, कहाँ से? इस पूर्वोत्तर भाग से, तो इससे टकराकर एक शाखा तो कहाँ की ओर मुड़ जाती हैं? ये पश्चिमी निम्न वायुदाब की ओर मुड़ जाती हैं। और पश्चिमी निम्न वायुदाब की ओर मुड़कर ये कहाँ तक पहुँच जाती हैं? ये पंजाब के मैदान तक पहुँच जाती हैं, जहाँ कौन सी शाखा आ रही थी? अरब सागरीय शाखा आ रही थी। अगर दूसरी शाखा की हम बात करें तो दूसरी जो शाखा है वो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बढ़ती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बढ़ने वाली ये जो शाखा है इसमें से एक उपशाखा निकलती है जो यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से टकराती हैं। मेघालय पठार पर ये जो पहाड़ियाँ आ जाती हैं ये कीपाकार आकृति में हैं, तो यहाँ मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं। और जो खासी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जो पहाड़ियों का क्रम है वो क्रमशः गारो, खासी और जैंतिया, तो यहाँ जो खासी पहाड़ियाँ हैं इनसे टकराती हैं और टकराकर वर्षा कर देती हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आ जाता है भी मोसिनराम, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो ये जो दूसरी शाखा आ रही है ये पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा कर देती है। इसके बाद अगर देखें तो देखिएगा यहाँ जो तमिलनाडु का तट है ये वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है। तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। इसका कारण ये था क्योंकि तमिलनाडु का जो भाग है ये पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ियों के वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। और अरब सागरीय जो मानसूनी पवनें हैं, अरब सागरीय मानसूनी पवनें तो पर्वतों से टकराकर पश्चिम में वर्षा करेंगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी की मानसून की जो शाखा है ये समानांतर आगे निकल जाती है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहा है। हम बात कर रहे थे कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ये कहाँ बना, तो तमिलनाडु में बन जाता है। और किन पवनों का है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का वृष्टि छाया क्षेत्र है भाई। और तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी का जो मानसूनी पवनें आती हैं ये मानसूनी पवनों के समानांतर है। कैसे हो जाता है, ये मानसूनी पवनों के समानांतर हो जाता है। अतः यहाँ पर ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। तो वर्षा कब होती है, वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। कौन से मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। ये जो मानसून आने वाला है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जब ये आती हैं तो इस तट पर वर्षा कर देती हैं। भारत का एकमात्र तट जो शीतकाल में वर्षा को प्राप्त करता है तो ये आ जाता है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। कौन सा तट आता है भाई, तमिलनाडु का आ जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। अब अगली ऋतु की अगर हम बात करें तो अगली ऋतु आ जाती है भाई यहाँ से शरद ऋतु। और शरद ऋतु के समय की अगर हम बात करें तो ये आता है अक्टूबर से दिसंबर तक। और अक्टूबर से दिसंबर तक के इस समय में अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं तो हमने इसको कहा था मानसून का निवर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा। तो ये जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल आ रहा है ये कब आ जाता है भाई, अक्टूबर नवंबर माह में आ जाता है।
और सितंबर के अंत तक अगर देखें तो सूर्य का दक्षिणायन होता है, यानी अब सूर्य जो है 23 सितंबर के बाद में सूर्य का दक्षिणायन होता है, मकर रेखा की ओर चला जाता है। तो मकर रेखा की ओर जब सूर्य का दक्षिणायन होगा विषुवत रेखा से अब जो सूर्य की लंबवत किरणों की स्थिति है ये कहाँ की ओर होने लगती है, ये इस मकर रेखा की ओर होने लगती है। ठीक है, तो मकर रेखा की ओर होने लगती है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब की जो पेटी है ये भी कहाँ की ओर खिसक जाती है, ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है। निम्न वायुदाब की पेटी जहाँ सूर्य की लंबवत स्थिति होती है जिसे हम अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये दक्षिण की ओर जैसे ही चला जाता है तो यहाँ निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। अब उत्तर भारत में अगर देखें तो भाई आकाश स्वच्छ हो जाता है। उत्तर भारत में देखेंगे तो आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान में अचानक वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होने से अब जो वर्षा ऋतु की ये जो नमी धरातल में थी ये वाष्पीकृत होने लगती है और वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देती हैं। अब इस अधिक तापमान वाले आर्द्रता युक्त मौसम को, एक असहनीय मौसम को कहा जाता है कवार की उमस। क्या कहेंगे इसको अक्टूबर होट कहेंगे। और ये जो अक्टूबर होट है, कवार की जो उमस है, इस कवार की उमस को कार्तिक मास के आसपास होने के कारण इसे कार्तिक मास की उमस भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर होट या कवार की उमस क्या है? वर्षा ऋतु के बाद अचानक तापमान में वृद्धि के दौरान जो वायुमंडल जो है या फिर हम बात करें हमारा जो मौसम है वो आर्द्रता युक्त हो जाता है, तो इस अत्यधिक आर्द्रता वाले अधिक तापमान वाले मौसम को हम कवार की उमस कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भारत में ये जो वर्षा का वितरण हमने देखा कि कुछ तो मानसून से पहले वर्षा हो गई थी, कुछ मानसून काल में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा था और कुछ उत्तरी पूर्वी मानसून आ जाता है। तो वर्षा के वितरण की अगर हम बात करें, भारत में औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों 125 सेंटीमीटर हो जाती है। भारत में वर्षा का जो औसत वार्षिक है ये कितना है? तो ये 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो जाती है। और इसी के दौरान अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है ये किन पवनों से हो जाती है? ये हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से। कुल वर्षा का लगभग 74% जो भाग है ये किससे प्राप्त हो जाता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हमने प्रत्यावर्तित लौटते मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून की बात की, और ये जो लौटता हुआ मानसून है ये लगभग 13% वर्षा कर देता है। उसके बाद अगर देखें तो मानसून आने से पहले ये जो प्री मानसून था, कौन सा मानसून है? प्री मानसून, मानसून पूर्व की जो वर्षा है, प्री मानसून कह दो या मानसून पूर्व कह दो, तो ये जो मानसून पूर्व की वर्षा है जो ग्रीष्म ऋतु में हो रही थी, इस पवन के द्वारा लगभग 10% वर्षा कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, और पश्चिमी विक्षोभ कब? भाई शीतकाल में। कब आ जाता है? शीतकाल में। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ पवनें हैं इनसे होने वाली जो वर्षा है जिसको हमने क्या कहा था भाई? मावट कहा था। ये कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग हो जाता है? 3% भाग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ की अगर उत्पत्ति पूछता है तो यह हो जाती है भाई भूमध्य सागरीय। किससे हो जाती है? भूमध्य सागरीय मानसून से, भूमध्य सागरीय मानसून। और ये जो भूमध्य सागरीय मानसून है ये भारत में कहाँ से आ जाता है? तो ये भारत में आ जाता है भाई पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा। किसके द्वारा आ जाता है? पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा भारत में आ जाता है। और भारत में होने वाली ये जो शीतकालीन वर्षा है ये क्या कहलाती है? यहाँ पर मावट कहलाती है। और ये मावट वर्षा किन फसलों के लिए? तो हम बात कर रहे थे कि जो रबी की फसल है, कौन सी फसल है? रबी की जो फसल है इसके लिए क्या कर देती हैं भाई? ये मावट की वर्षा जो है वो स्वर्ण बूंदों का कार्य करती है। किन का कार्य कर देती है? स्वर्ण बूंदों का कार्य कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि जो
कि जो भारत में वर्षा का वितरण है, ये वर्षा का वितरण अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग पवनों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा भारत में अफवाह तंत्र। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।